मेमूना नरगिस। गुजरात तर्ज पर अब राजस्थान में भी डिस्टर्ब एरिया बिल लागू होने की तैयारी की जा रही है। इसका ड्राफ्ट जारी हो चुका है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद विपक्ष की तरफ से काफी निशाना जो है सरकार को लेकर साधा गया है और काफी सरकार को घेरने की कोशिशें की गई है। 28 जनवरी से विधानसभा सत्र चालू होने जा रहा है। उसमें विपक्ष ने यह भी कहा है कि हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे, लेकिन विपक्ष के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है वो भी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की कोर कमेटी मेंबर मेमूना नरगिस, जो काफी एक्टिव जो है सोशल मीडिया पर भी नजर आती है और काफी बड़ी बड़ी डिबेटों में हिस्सा भी लेती हैं। जी मेमूना जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बिल का विरोध क्यों, जबकि ये बिल लागू होता है। जो मुसलमानों पर तथाकथित आरोप ये लगते हैं कि ये जबरन हिंदुओं का पलायन करा रहे, ऐसे आरोप मुसलमानों पर लगना बंद हो जाएंगे? ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के पक्ष में है। देखिए, ये आरोप जो है बिल्कुल सरासर झूठा है। कहीं पर भी किसी भी एरिया में किसी भी हिंदू को पलायन करने के लिए मुसलमान मजबूर नहीं कर रहा है, बल्कि मुसलमान तो ये चाहता है कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहें। कम से कम हो सकता है कि हिंदू अगर हमारे पड़ोसी बनकर रहेंगे तो मुसलमानों को थोड़ी सेफ्टी और थोड़ी साफ सफाई मिलेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि मुसलमान एरियो में खास तौर पे ये नगर निगम ध्यान नहीं देता है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बात करूं या नगर निगम की मैं बात करूं, जितना हिंदू एरिया में साफ सफाई रहती है उतना मुसलमान एरिया में नहीं रहती है। मैं चलो एक बार को ये मानूं कि मुसलमान एरिया में मुस्लिम खुद कूड़े कचरे फेंक देते हैं, लेकिन सफाई और कानून की व्यवस्था लाने की जिम्मेदारी तो नगर निगम की है ना। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान लोगों को पलायन करवा रहे हैं हिंदुओं को, तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिल के रह रहे हैं। कहीं पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, कहीं मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। ना मुसलमान पलायन कर रहा है ना हिंदू पलायन कर रहा है। और अगर कोई पलायन कर रहा है तो वो अपने खुद के अंदरूनी इंटरेस्ट की वजह से कर रहा है, अपने जाती शौक की वजह से कर रहा होगा, या जो इस वक्त इन सालों में जो नफरतें फैला दी, खौफ पैदा कर दिए मुसलमानों के दिल में, हिंदुओं के खौफ पैदा कर दिए, हिंदुओं के दिल में मुसलमानों का खौफ पैदा कर दिया। तो इस वजह से डर के मारे वो सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर 2-4 घर हैं तो हम यहाँ से पलायन कर लें, लेकिन मुसलमान उनको पलायन करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा और न करेगा। क्योंकि अब जब ये कानून पास होता है तो इसमें कलेक्टर को पावर दे दी जाएगी, कलेक्टर की मंजूरी जो है कोई भी मकान को बेचने या खरीदने के लिए की जाएगी, क्योंकि सरकार किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है। देखिए, मुझे ये जो कलेक्टर को जो ये पावर दे रहे हैं कि मकान कौन खरीद रहा है और कहाँ खरीद रहा है, इसके ऊपर मैं आपको एक रोशनी डालूंगी। गुजरात में गोधरा कांड के बाद ये कानून लागू कर दिया गया था कि जितने भी पॉश एरिया थे, जितने भी अच्छे पढ़े लिखे एरिया थे, वहां पर जब कोई मुसलमान मकान खरीदने के लिए जाता था, कोई फ्लैट खरीदने के लिए जाता था या कोई बंगलो खरीदने के लिए जाता था, तो वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे वो सारी कार्रवाई कर लेते थे। लेकिन जैसे ही पैसे की लेन देन और आईडी होती थी या नाम पूछते थे, बस नाम जैसे ही मुसलमान का आता था, वो साफ हाथ जोड़ के ये कहते थे कि हमें बेचने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें ऊपर से ऑर्डर है कि किसी भी मुसलमान को मकान ना बेचा जाए। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो मुसलमान हैं उनको मकान खरीदने या बेचने में काफी आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या उनको रोका जाना। बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, ये गुजरात का वो अंधा कानून, गंदा कानून लेकर आ रहे हैं जो इन्होंने आज भी गुजरात में लागू है कि अगर आप किसी हिंदू मोहल्ले में जहां हिंदू तादाद ज्यादा है या कोई पॉश एरिया अच्छा है, किसी हिंदू डीलर ने बनाया, प्रॉपर्टी डीलर ने, वहां पर मुसलमान मकान खरीद ही नहीं सकता। आप जाके खरीद के दिखा दीजिए, मैं चैलेंज कर रही हूँ। ऐसी आपत्तियां तो इस वक्त भी आ रही है बिल्कुल। तो वो यही तो करना चाह रहे हैं। राजस्थान में ऐसा नहीं है। आप राजस्थान में जाके देखेंगे, खासतौर पर जयपुर के, मैं परकोटे की बात करूं, आप चाहे बड़ी चौपड़ ले लीजिए, छोटी चौपड़ ले लीजिए, ब्रह्मपुरी ले लीजिए, चांदपोल ले लीजिए, मिक्स रह रहे हैं लोग। आप मुझे कोई ऐसा मोहल्ला तो बताइए ना जहाँ खाली मुसलमान रह रहे हैं। आप रामगंज चले जाइए, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी रह रहे हैं वहां पर। दुकानें मुसलमानों की इतनी नहीं है जितनी हिंदुओं की है रामगंज में दुकानें। तो मुझे सिर्फ, मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि मुसलमान गंदे इलाके में ही रहे, बस पॉश एरिया में ना आए, पढ़ा लिखा मुसलमान अच्छी जगह पे घर ना खरीद सके,
ये उसी पे नजर रखेंगे और ये वही हरकतें करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसे कानून आते रहते हैं जिसका विरोध विपक्ष भी करता है और सामाजिक संगठन भी करते हैं, उसके बाद कानून वापस नहीं लिए जाते। अगर ऐसा होता है कि विधानसभा में यह कानून को पास कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, क्या कुछ आप लोगों की इस पर को लेकर कार्रवाई की होगी? देखिए, विपक्ष क्या करता है और किस हद तक करता है, मुझे उसे पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, वो उनका नजरिया है, वो किस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं एक जुमला जरूर कहना चाहूंगी कि अगर जनता एक होकर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जनता को ये एक होने नहीं दे रहे। जिस दिन जनता एक हो गई, कोई कानून पास तो छोड़िए, आप कोई कानून लागू तो छोड़िए, आप कानून लाते हुए डरेंगे ये लोग। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जनता में ही यूनिटी नहीं है। मैं खाली मुसलमानों की अगर बात करूं तो वक्फ बोर्ड का बिल आया है, कितने मुसलमान साथ दे रहे हैं मुस्लिम पर्सन लॉ का, कितने मुसलमान आगे आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन सब नहीं आ रहे। जब तक सब सड़कों पर नहीं आएंगे ये कानून वापस नहीं लेंगे। दूसरी बात क्या है, वही हाल हिंदुओं का है कि अगर हम हिंदू मुसलमान छोड़ के सिर्फ एक भारतीय बनकर उन कानूनों पर गौर फिक्र करेंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये अब तक जितने भी कानून लाए हैं ना, वो चाहे आप एक मतलब जामा पहना देते हैं झूठा जिसमें कि ये मुसलमानों के लिए है, मुझे आप बताइए वो सबके लिए है। क्योंकि जिस तरीके से जब से ये कानून का ड्राफ्ट जारी हुआ है, लगातार अक्सर जो संगठन है वो मुस्लिम संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही कानून है जिसमें सभी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो फिर जो और भी दीगर संगठन है वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? वो इसलिए नहीं आ रहे ना कि मैंने कहा ना, आप सब समझे नहीं। एनआरसी सीए किसके लिए था? सभी के लिए था ना। एनआरसी और सीए जब पहली बार आसाम में लागू हुआ, सबसे पहले आसाम में लागू हुआ, वहां पे मुसलमानों की तादाद तो इतनी ज्यादा नहीं जितनी हिंदुओं की तादाद है, आदिवासियों की तादाद है। सफर सबसे ज्यादा किसने किया? आदिवासियों ने किया। किनको इन्होंने भगाया, निकाला, कैसे उनको परेशान किया, कितने लाख लोगों को इन्होंने उसमें डाला। तो ये क्या है, ये एक हवा बनाते हैं, एक झूठा सांचा बना देते हैं कि ये मुसलमानों के लिए है। जैसे एनआरसी सीए आया, अमित शाह ने जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्या कहा था कि आप भारत की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो जिनके लिए सीए और एनआरसी लागू हो रहा है वो उनके वेशभूषा से पहचाने जाएंगे। तो क्या हम बेवकूफ? हमें समझ में नहीं आता। दाढ़ी टोपी के ऊपर इशारा किया उन्होंने, जिस तरीके से आपका कहने का पर और दाढ़ी टोपी का इशारा था उनका। तो वही हाल इनका अभी भी यही है। ये जब कोई कानून लाते हैं ना, तो ये सबसे पहले 70% हिंदुओं को गुमराह कर देते हैं। मुस्लिम विरोधी कानून है, और उन्हें हिंदुओं को ये नहीं पता कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये देश की जनता विरोधी कानून है। SIR में हुआ है, बिहार में 65 लाख वोट करते हैं, जिसमें से 50 लाख से ऊपर जो है नॉन मुस्लिमों के वोट काटे गए थे। जबकि बिल्कुल, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जानबूझकर ऐसी स्टोरी बनाते हैं, बिल्कुल फेक स्टोरी, कि जिसमें हिंदुओं को ये गलतफहमी हो जाती है कि अरे हम तो सेफ हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कोई हिंदुस्तान की पब्लिक, मुझे बता दीजिए, चलिए मैं सारी बातें एक तरफ रखती हूँ। 70% हिंदू समझ रहा है कि मोदी जी हमारे फेवर के हैं, वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। तो आप एक बात बताइए, सत्ता उनके हाथ में है, हुकूमत पूरी उनके हाथ में है, और कोई एक राज्य की हुकूमत नहीं है उनके हाथ में, पूरे देश की हुकूमत उनके हाथ में। तो क्यों नहीं अब तक उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाया? क्यों नहीं बनाया? सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र का, सिर्फ ताकि चुनाव में जी सकें। और वो जो आधी से ज्यादा बेवकूफ जनता है वो समझ ही नहीं पा रही कि ये लॉलीपॉप कब तक चूसते रहोगे, कब तक, क्योंकि चूसते चूसते लॉलीपॉप भी खत्म ही हो जाएगी, तो तब तो होश में आओगे तुम। उससे क्या फायदा कि जब वो खत्म हो जाए और तुम होश में आओ तो तुम्हारा टेस्ट खराब हो जाए, उससे पहले ही होश में आ जाओ ना। तो उनकी क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। वो किसी मुसलमान के खिलाफ कोई इतना कानून नहीं ले, वो पूरी देश के खिलाफ कानून लेकर आ रहे हैं। अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ कानून लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो वक्फ के फेवर में या वक्फ के हित में कोई काम करना चाहते? नहीं, उनको ये देखना था मुसलमान के अंडर में कितनी प्रॉपर्टी है, वक्फ के अंडर में कितनी आती है। उन्होंने पूरा डिजिटाइजेशन करवाया चालाकी के साथ, ही कह के कि हम इनके डॉक्यूमेंट सेव करवा रहे हैं। वो सेव नहीं करवा रहे थे, वो ये देखना चाह रहे थे कि कैसे हम इनकी प्रॉपर्टी को हड़पेंगे,
किसी को वैलिड बताएंगे, किसी को नॉन वैलिड बताएंगे, किसी को क्या कहते हैं कब्जा कराएंगे, कब्जाधारी बता देंगे, झूठा ही भाई कहते हैं ना, रहबर भी यही है, रहसन भी यही है, और यही दोनों लुटेरे हैं। रहबर भी लुटेरा है, रहसन भी लुटेरा है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि कुछ अच्छा भला हो सकता है देश की जनता का? नहीं हो सकता। और अभी वक्फ का बिल आए हैं, आप कुछ साल के बाद अगर दोबारा ये सत्ता में आएंगे, आप देख लीजिएगा, देवस्थान के खिलाफ बिल आएंगे। इनकी अगला जो इनका शिकार है वो देवस्थान की जमीनें हैं, क्योंकि इन्होंने एक आने से पहले और आने के कुछ एक साल तक एक इन्होंने ऐलान किए थे कि काला धन लेकर आएंगे, शायद आपको पता होगा। लेकिन आज अगर मीडिया ईमानदारी के साथ काम करे और इनके अकाउंट्स की इनके डिटेलें निकाले, तो सबसे ज्यादा काला धन तो इन्हीं के पास मिलेगा आपको। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर काला धन ये बटोर रहे हैं। भोली भाली जनता आस्था के नाम पर डोनेशन दे रही है और वो डोनेशन ये खा रहे हैं आधे से ज्यादा। अब मेरा आखिरी सवाल ये है, अगर इस बिल को विधानसभा में मंजूरी मिल जाती है, ये बिल लागू हो जाता है, तो आप लोग या दीगर जो संगठन आपसे जुड़े हुए हैं वो क्या कुछ आगे की रणनीति बनाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मंजूरी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि सारे इन्हीं के आदमी बैठे हुए हैं, सब इन्हीं के अपने लोग हैं। जो मंजूरी नहीं देगा ये उसके ईडी भेज देंगे, छापे मरवा देंगे, जेल में डलवा देंगे, कोई ना कोई घोटाले में फंसा देंगे। तो डर के मारे विपक्ष भी अक्सर जितने लोग हैं वो दे ही दे रहे हैं इनको मंजूरी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मंजूरी देने से कुछ नहीं होता है, अमल जब ये लाएंगे उससे पहले ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसमें गौर और क्या कुछ आप करेंगे? देखिए अभी इस टॉपिक पे हमारे जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं उस पे मेरी अभी कोई चर्चा हुई नहीं, क्योंकि अभी ये परसों ही कानून की बात चली है। तो इसलिए अभी हम इस पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, और इसके पॉइंट्स जो हैं हम वो कानून और संविधान के दायरे में अपने वकीलों से, जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं हमारे, हम उनसे डिस्कशन करेंगे कि क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है या हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर हमारे लिए नुकसानदेह हुआ, वैसे तो हमें पता है कि नुकसानदेह ही है, मगर मैं एक बात कह रही हूँ, कल को कोई मेरी बात सुन के ये ना कहे कि पहले से पहले क्यों अनाउंसमेंट कर रही हो। तो इसलिए हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि हमें बात आपस में डिस्कशन करना पड़ेगा। हम एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं आपस में, और हम उसको लीगल तरीके से बिल्कुल अहिंसा के दायरे में हम इस पे प्रोटेस्ट तो करेंगे। देखिए, आप थी हमारे साथ मेमुना नरगिस, जो कि मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की कोर कमेटी मेंबर हैं। उन्होंने कहना ये है कि इस कानून के जरिए किसी का भला नहीं होने वाला। जो प्रॉपर्टी डीलर है, उनकी जो बिजनेस है, उस पर फुल स्टॉप लगाने की इस कानून के जरिए बात कही जा रही है। और साथ ही जो ये कानून लाया जा रहा है, इसमें आपसी सौहार्द को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही है। कैमरामैन अदनान खान के साथ नाजिम हसन, जनमानस, राजस्थान।